अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 91 लेवरेज एनालिसिस एंड पार्ट नंबर है 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट लेवरेज एनालिसिस। वी आर गोइंग थ्रू द डिस्कशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशोज़। हमने डिफरेंट फाइनेंशियल रेशोज़ पढ़ी जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एरियाज़ की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। इट मीन्स दैट अ रेशो विच इज़ अ रिलेटिव एनालिसिस टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बिजनेस। क्योंकि हम रिलेटिव एनालिसिस पढ़े हैं, एब्सोल्यूट में तो जैसे जो अमाउंट है एज इट इज़ अपीयर जैसे होती है वैसे ही बताते हैं, बट रिलेटिव एनालिसिस में हम उसको फाइंड आउट करते हैं, रिलेट करते हैं अमाउंट्स को। We have talked about ratios related to activity or turnover and liquidity, and today we are going to talk about leverage analysis. So let's start our today's lecture that is about leverage. Leverage means that to increase one thing with the help of other one. And the term we are using here is financial leverage, because we also have another type of leverage that is called operating leverage. तो हम यहाँ पर क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से, यानी आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हुए दूसरी चीज़ की हेल्प से एक को इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हम जो टर्म यूज़ करें हैं वो फाइनेंशियल लेवरेज फाइंड करेंगे, यानी उसकी कैलकुलेशंस, उसकी डिटेल, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भी टाइप है लेवरेज की जो कि ऑपरेटिंग लेवरेज है, बट वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हम। So, financial leverage is defined as the use of financial cost to enhance the return or equity of equity holders of the business organization. यानी fixed financial cost, fixed है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। एनहांस कैसे रिटर्न कर सकते हो इक्विटी होल्डर्स, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। सो दिस रेशो इज़ अबाउट डेप्ट एंड इक्विटी, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया है, डेप्ट जो आपने कर्ज वगैरह जो किसी से लोन वगैरह लिया है वो भी रिटर्न करना होता है। मीनिंग दैट ए कंपनी हैज़ हाउ मच डेप्ट फाइनेंसिंग, कितना वो पे कर सकती है, फ्रॉम हाउ मच लोन्स एंड बॉन्ड्स इट हैव कलेक्टेड मनी और फाइनेंसेस, उसने कहाँ कहाँ से लोन वगैरह या मनी वगैरह कलेक्ट की है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ equity that is generated through shareholders, और क्या वैल्यू, क्या इक्विटी यानी पैसा वगैरह उसने जनरेट शेयर होल्डर से लिया है, कितने पैसों की या मनी की या फंडिंग की ऑनरशिप है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, वी हैव शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। हम लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म विद इन अ ईयर और मोर देन 1 ईयर हो तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। So the debts are spontaneous financing, meaning that debts arise when their own in the business, when we purchase something on credit or when we do some expense of which we don't make payment at that time, but these are not those debts on which we have to pay interest. ओके जी, क्या है डेब्ट्स, जब आप लेते हो या किसी से क्रेडिट पर कोई चीज़ लेते हो तो क्या होता है, या फिर कोई एक्सपेंस करते हो जिसकी आपने पेमेंट नहीं की उसी टाइम, तो क्या है, डेब्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब डेब्ट्स होते हैं, ना सिर्फ आपने वो कर्ज देना होता है बल्कि उसके साथ आपने कुछ एडिशनल अमाउंट भी पे करनी होती है, यानी रिटर्न देना होता है। तो रिटर्न जो देते हैं, एडिशनल अमाउंट जो दी जाती है ओरिजिनल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट है। ठीक है, तो रिटर्न भी देना होता है, बट द अदर डेब्ट्स विच इज़ फाइनेंसिंग दैट वी हैव टेकन कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होते हैं। Cost of debt and equity, there is an amount, a percentage that we have to pay on the amount that we have borrowed or we have taken as equity, यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली है, आपने पैसे लगवाए हैं किसी से अपने बिजनेस में या फिर कुछ उधार लिया है, वो अमाउंट, उस पर कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज, यानी जो अमाउंट लेते हो उसका कुछ परसेंट या वो कुछ और अमाउंट आपने देनी होती है। क्योंकि मैंने अभी बात की इंटरेस्ट की, इट मीन्स दैट द मनी विच हैव टेकन फ्रॉम द शेयर होल्डर or bond holder or bank from which we have to give them some return on that amount.
ठीक है, तो क्या है वो मनी जो आपने किसी शेयर होल्डर से, बॉन्ड होल्डर या बैंक से ली है, तो आप जब उसे दोगे तो उस पर कुछ रिटर्न भी देना होगा, यानी एडिशनल अमाउंट भी दोगे. दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. बिकॉज वी हैव गोट डेप्ट फाइनेंसिंग, देयर फॉर वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ डेप्ट. कहते तो इसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, बट यहाँ पर डेप्ट की बात हो रही है क्योंकि हमने डेप्ट लिया है, तो हम इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, क्योंकि एडिशनल अमाउंट हमें देनी पड़ रही है ओरिजिनल अमाउंट के साथ. एंड द मनी टेकन फ्रॉम द शेयर होल्डर इज इक्विटी फाइनेंसिंग. ये जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है या उससे हम पैसे लेते हैं उसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं. एंड वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, उसे उसकी कॉस्ट कहते हैं. इन फाइनेंशियल लेवरेज वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं. फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मैंने अभी बताया था, आपसे कहा था कि एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसके बारे में भी बताऊंगी. देखें, जब आप किसी से कर्ज वगैरह लेते हो, लोन लेते हो या कुछ क्रेडिट पर चीज़ लेते हो, तो उसे जब पैसे वापस करते हो उसके साथ एडिशनल अमाउंट देते हो. मैंने कहा था इंटरेस्ट, ठीक है, उसे इंटरेस्ट कहेंगे. वो जो इंटरेस्ट होता है उसकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है, यानी आप कहते हैं कि उस अमाउंट का 10%, 5%, 20% आप पे करोगे, या वो अमाउंट है जितनी परसेंटेज में नहीं, वैसे भी अमाउंट है इतनी पे करूँगा. तो एक फ़िक्स्ड कर देते हो आप वो अमाउंट, और वही फ़िक्स्ड अमाउंट ही पे की जाती है, चाहे आपकी कंपनी की कंडीशन जैसी भी हो. अगर आपकी कंडीशन कंपनी चाहे लॉस में भी जा रही है ना, तो उसे ये जो फ़िक्स्ड अमाउंट है वो हर हाल में पे करनी होती है. यूजुअली द डेप्ट विच इज़ टेकन ऑन विच द इंटरेस्ट और रिटर्न वी हैव टू पे इज़ फिक्स्ड. 10% हो सकता है, 20, 12, 15 etc. But at times we do have some flexible interest rates, but this flexibility is not related to profit, meaning that the increase or decrease of profit usually does not affect the return और इंटरेस्ट ऑन लोन. यानी फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं रेट्स वगैरह, यानी कोई कभी ज़्यादा देने होते हैं, कभी कम देने होते हैं, बट ये प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इसका जो इंक्रीज़ है, प्रॉफिट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज ये फिक्स्ड होता है. आपने पहले ही जब एग्रीमेंट वगैरह साइन किया, जब आपने लोन वगैरह लिया था, देन आपने वो फिक्स्ड पहले से ही कर दिया था, तो वही फिक्स्ड ही दोगे, चाहे आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए. तो जो लेंडर्स हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता, बिकॉज उन्होंने अपनी फिक्स्ड अमाउंट ही लेनी है. वेयर एज द रिटर्न टू द इक्विटी होल्डर और शेयर होल्डर रिलेट्स टू आवर प्रॉफिट, यानी इक्विटी होल्डर्स जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू ओनर्स भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे कि उनको प्रॉफिट पर होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा वो अपना शेयर लेंगे, और कम होगा तो कम लेंगे. डेटा सोर्सेज, यानी इन रेशोज़ के लिए आप डेटा कहाँ से लेते हो? टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज, डेटा इज़ टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, वहाँ से लेते हैं. वी हैव टू सी अमाउंट ऑफ डेप्ट एंड अमाउंट ऑफ इक्विटी, यानी अमाउंट ऑफ डेप्ट और अमाउंट ऑफ इक्विटी लेते हो जो कि आपकी बैलेंस शीट में होती है. सो टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज रेशो और रेशोज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज वी नीड बैलेंस शीट. यानी आपका जो डेटा है कहाँ से लेते हो इन रेशोज़ के लिए? बैलेंस शीट से. हाउ डज़ फाइनेंशियल लेवरेज वर्क, किस तरह से वर्क करती है? इफ़ और बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट विच इज़ मोर इन टर्म ऑफ परसेंटेज दैट द अमाउंट दैट वी हैव टू पे ऑन द डेप्ट्स, देन वी विल हैव सच प्रॉफिट ऑन द मनी टेकन थ्रू द डेप्ट विच हैव नॉट टू बी गिवन टू द डेप्ट होल्डर्स. यानी आप जब परसेंटेज है, आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट है, आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, तो आपने जो अमाउंट पे करनी है इंटरेस्ट वगैरह की, या फिर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के बाद भी आपके पास कुछ अमाउंट बचती है जो कि आपके डेप्ट होल्डर्स को नहीं दी जाती. And this additional amount of profit is actually distributed among the equity holders which enhances their return. यानी जो बाकी जो बची हुई, जो बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है, अमाउंट है, वो फिर इक्विटी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. यानी जो फिक्स्ड अमाउंट है उन्हें देने के बाद बाकी जो बचता है पैसा वो इक्विटी होल्डर्स का होता है. ठीक है. व्हाट इज़ गियरिंग? गियरिंग आप कह लो कि टर्म्स हैं, अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है जो कि फाइनेंशियल लेवरेज के लिए यूज़ होती है. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज एंड रिस्क. व्हाट वी हैव टू डू टू इंक्रीज़ फाइनेंशियल लेवरेज, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा अवेलेबल होगी, देन आप अपने जो डेप्ट्स हैं, इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा पे कर सकोगे, ईजीली कर सकोगे. फॉर दिस वी नीड टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेप्ट, यानी अपने डेप्ट की परसेंटेज, यानी ज़्यादा डेप्ट दोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा,
अमाउंट ज़्यादा होगी तो उस पर ज़्यादा आएगा इंटरेस्ट. सो मैनी टाइम्स वी विल एसोसिएट फाइनेंशियल लेवरेज ओनली विद द अमाउंट ऑफ डेब्ट, एज समवेयर वी कैन रीड दैट फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट. यानी डेब्ट होंगे देन ही लेवरेज होगा, यानी आप प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे यानी रिटर्न करोगे उन्हें. बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट परसेंटेज ऑफ डेब्ट, द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो becomes increased, because we have now talked about that we have to pay a fixed financial cost on the debt, and if a business is facing low economic conditions, then also business has to pay such fixed financial cost. As a result, it may ultimately go in losses. भाई कैसे पे करता है? जो आपके पे करता है लेंडर, आपको देता है उधार या आपको क्रेडिट पर चीज़ें देता है, तो आपने पे करनी होती है फिक्स्ड अमाउंट. अगर आपका बिजनेस लॉसेस में भी जा रहा है तो उनको इससे कोई सरोकार नहीं है. आप क्या है, आपकी कंडीशन क्या फाइनेंशियल जा रही है, कोई नहीं है. जस्ट आपने जो फिक्स्ड किया हुआ जो इंटरेस्ट है, जो भी पेमेंट है आपने फिक्स्ड करनी है, वो उन्हें करनी है, सो करनी है. ठीक है, तो इससे आपका चाहे वो पेमेंट करने के बाद चाहे आपका बिजनेस ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्हें करनी है आपने. ठीक है, तो ये रिस्क बढ़ जाता है. यानी जितनी ज़्यादा पेमेंट होगी, सपोज करो थोड़ी पेमेंट है तो आपने पेमेंट आपके बिजनेस से कर दी, लेकिन बहुत ज़्यादा पेमेंट है तो एक तो उनके लिए भी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि जो पे कर रहे होते हैं कि आप उन्हें वापस करते हो या नहीं करते, ऑन टाइम करते हो या नहीं करते. और एक आपके लिए भी बढ़ जाता है कि आपका बिजनेस लॉसेस में जा सकता है, क्योंकि आपने इसे हर हाल में पे करना होता है. व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ लेवरेज? क्या लिमिट होनी चाहिए, कितना देना चाहिए? फ्रॉम द शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव, मोर विल बी द लेवरेज, मोर विल बी देयर रिटर्न. यानी शेयर होल्डर्स भाई ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. एंड फ्रॉम द बैंक्स एंड लेंडर, जो उधार दे रहे हैं, it should be minimum that their risk will also be minimum, because if there will be less leverage, then the minimum interest that company have to pay and can easily repay their interest and principal. जो उधार दे रहे हैं भाई, उन्हें होता है कि हम कम से कम दें, ताकि ये है कि कम से कम रिस्क हो. अगर खुदा न खास्ता हमें मिलते नहीं हैं पैसे तो कम रिस्क हो, या फिर कम हो, इस तरह से कम हो कि वो जो कंपनी है वो इजीली इसको पे कर सके, रीपे कर सके, इंटरेस्ट दे सके, अमाउंट जो ली थी वो रिटर्न कर सके. And so the banks and lenders always want this ratio should be minimum. इसे minimum होना चाहिए, because for the shareholders, if the leverage will increase, their return will increase. shareholders की बात करूँ तो वो कहेंगे भाई ज़्यादा हो, भाई ज़्यादा उधार लें, लेकिन एक हद होती है. जो बिज़नेस है उसका जो है कैपेबिलिटी भी देखनी पड़ती है. ठीक है, सो दे वांट दैट दिस रेशियो शुड बी मोर एंड मोर इन ऑर्डर टू गेट मोर रिटर्न. सो वी डू नॉट हैव वन फेवरेबल हाई और लो इट रेशियो. इट डिपेंड्स अपॉन इट दैट फ्रॉम व्हाट एंगल यू आर लुकिंग एट इट. किसके व्यू से दे रहे हो, लैंडर्स के, बैंक्स के, या फिर शेयर होल्डर्स के व्यू से. शेयर होल्डर्स कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लैंडर्स और बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहेंगे कम से कम हो. बट वी डू नॉट इंक्रीज और डेब्ट और फाइनेंशियल लेवरेज टू द एक्सटेंट दैट इट बिकम्स 100% डेब्ट. भाई जो चाह रहे हैं शेयर होल्डर्स के हम इंक्रीज़ करें, तो उन्हें भी चाहिए कि लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक करें, कि ये ना हो कि आपने जितना अर्न किया प्रॉफिट उतना ही आपका डेब्ट बन गया, तो ये भी आपको लॉस में ले जाएगा. हु डिफाइंस द लिमिट एंड वाई? For every such business and every organization, there are limits set by the regulatory authorities and state bank. कुछ authorities जो हैं regulatory वगैरह, वो कुछ standards set करती है जिसे follow करना पड़ता है. Users कौन कौन हैं? We can say that by concluding this discussion that these ratios related to financial leverage are important for shareholders, क्योंकि उनको interest मिल रहा होता है. Banks and lenders वो भी interest ले रहे होते हैं, return मिल रहा होता है. And certainly for the regulatory authorities of that business जो rules and regulations बना रही होती हैं. So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.